कान के ऊपर से डालोगे तो वो 2 सुई कहाँ मिलेगी, वहां वो एडिक्शन सेंटर है। इसके 3 हिस्से होते हैं। जो अपने फोरहेड के पीछे दिमाग का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। वो फ्रंटल लोब के थोड़े पीछे जाओगे तो उधर बेसल गैंग्लिया करके एरिया, और उसके नीचे एक्सटेंडेड एमिगडाला करके एरिया। और ये 3 एरिया जो है ना, वो कुछ नर्व्स के, नर्व जैसे इलेक्ट्रिक वायर होते हैं ना, वैसे अपने दिमाग पे इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं और वो नर्व से बंधे हुए रहते हैं। और जब नशा आता है तो ये एरियाज में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। जैसे डायबिटीज में पैंक्रियाज में गड़बड़ी हो जाती है और इंसुलिन का सिक्रीशन बंद हो जाता है, कम हो जाता है, वैसे ही दिमाग में ये एरिया में कुछ केमिकल्स जो है उनमें उथल पुथल आ जाती है, और वो उथल पुथल होने के बाद उसका फंक्शन जो है वो ठीक ढंग से होता नहीं। अभी ठीक ढंग से होता नहीं, इसका मतलब क्या है? ये मतलब ये है कि अपने दिमाग में हर एक एरिया को अच्छे से काम करने के लिए बैलेंस्ड केमिकल्स होने चाहिए। और जब वो उथल पुथल हो जाती है तो ये केमिकल्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, और उसके वजह से होता यूं है कि धीरे धीरे मजे लेने के लिए पीने वाला, नशा करने वाला इंसान इस कदर खींचा जाता है कि उसके मन से उसके डिसीजन मेकिंग के ऊपर का पूरा कंट्रोल जो है पूरी तरह से चला जाता है। और फिर वही इंसान अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचेगा, अपने बीवी के बारे में नहीं सोचेगा, अपने माँ पिताजी के बारे में नहीं सोचेगा, अपने सेहत के बारे में नहीं सोचेगा, अपने आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं सोचेगा। मैंने ऐसे भी इंसान देखे हैं जो अस्पताल में एडमिट हुए हैं क्योंकि उनको खून की मतली हुई है, आधी आधी बकेट खून निकला है उनके शरीर से, और फिर ठीक हो गए हैं सर्जिकल इंटरवेंशन से। कान पकड़ के बोलते हैं हम शराब नहीं पिएंगे, और डिस्चार्ज के बाद आधे घंटे में फिर से शराब पी गए। करोड़ों का नुकसान करने वाला इंसान बोल लेता है मैं कुछ भी करूंगा लेकिन नशा नहीं करूंगा, और जब मन में विचार आता है कुछ ना कुछ वजह से, तो फिर से वो नशे की तरफ मुड़ जाता है। इसके लिए हम हमेशा बोलते हैं कि नशे के बीमारी में रुकाना आसान है लेकिन रुके रहना बहुत डिफिकल्ट है। रुकाना यानी कि आप रिहैब सेंटर में भर्ती करो, अस्पताल में भर्ती करो, उसके बेडरूम में बंद करो, बाहर से ताला लगाओ, तो नशा खिड़की से उड़ के तो नहीं आने वाला। लेकिन जब ताला खुलेगा तो अपने दिमाग पे अंकुश कौन लगाए? ये दिमाग को अंकुश लगाने का काम जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं रुके रहने के लिए तुम्हें क्या करना है, ये सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये रुके रहने के लिए जो भी सोच में, अपने फीलिंग्स में, अपने बर्ताव में जो भी बदलाव लाने की जरूरत है, उसकी तैयारी जो है वो खुद से होनी चाहिए। और इसके वजह से अगर एक आध इंसान को तैयार है वो छोड़ने के लिए तो ही उसको मदद कर सकते हैं। अगर तैयार नहीं है तो कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां अगर वो काफी इलीगल काम कर रहा है या खून खराबे पे उतर आया है, खुद को खुदकुशी की बातें कर रहा है, तो उसको मदद कर सकते हैं टेम्पररी। लेकिन अगर वो शराब नहीं छोड़ना चाहता तो फिर उसको हम लोग मना कैसे सकते हैं, उसके ऊपर भी शास्त्र ने गौर किया और अभी ऐसे समझा है कि ऐसे अनफॉर्चुनेट लोगों के लिए जो नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते, उनको विल पावर की कोई कमी नहीं होती। लोगों को लगता है इनकी विल पावर कम है, लेकिन आप में से हो सकता है कोई लोग शराब पीते रहेंगे। उनको मेरा एक सवाल है, क्या 2 पैक पीने के बाद आपको किसी को रोकना पड़ता है खुद को कि भाई तीसरा मत पिया, तीसरा मत पिया, अभी खाने पे लग जाए? ऐसा रोकने नहीं पड़ता। तो इसका मतलब
नॉर्मल इंसान को जो ताकत अपनानी नहीं पड़ती वो इन अनफॉर्चुनेट लोगों में कम है, ऐसे कैसे कहा जाए? तो इसका मतलब ये विल पावर का प्रॉब्लम है नहीं, ये केमिकल प्रॉब्लम है। जैसे मेरी पैंक्रियाज मुझे बताती नहीं है आक्रोश करके कि तेरे हम इंसुलिन नहीं बना सक रहे हैं, वैसे ही दिमाग के केमिकल्स आक्रोश करके इंसान को बोलते नहीं है कि तू शराबी हो रहा है। और इसी वजह से ये इंसान को समझाने में बहुत टाइम जाता है। और जब वो समझता है कि उसको तकलीफ चाहिए हो गई है, तो उसको उस तकलीफ से बाहर कैसे निकलना है, इसके लिए उस वक्त सही मालूमात देने वाला कोई इंसान मिलना चाहिए। अभी शास्त्रों को समझा है कि एक मरीज को अगर बताना है कि तुझे बीमारी है, तो ये काम कौन कर सकता है? ये काम डॉक्टर कर सकता है, और ये काम उससे भी बेहतर एक दूसरा एडिक्ट या अल्कोहलिक कर सकता है, क्योंकि उसने वो जिंदगी जी ली है। तो वो जब अपनी कहानी बोलता है तो दूसरे इंसान को समझ में आता है, हाँ यार ये मेरे जैसा है। और यही अल्कोहलिक्स एनोनिमस करके ये संस्था जो है, जिनके साथ मैं कई 30 साल से जुड़ा हुआ हूं, उनकी खासियत है। ये अमेरिका में शुरू हुई और धीरे धीरे एक डॉक्टर के ही केबिन में शुरू हुई। दो अल्कोहलिक एक दूसरे के साथ मिले और उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, और वो बहुत मायूस थे क्योंकि उनको नशे से दूर निकलना था। काफी कोशिश करने पे भी उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था। जिस दिन उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी स्टोरी सुनाई, तो उस शाम को उनको कोई भी क्रेविंग नहीं हुई, तड़फ नहीं आई। तो उन्होंने उनके डॉक्टर को बोल दिया कि ऐसे ऐसे हम लोग अनुभव कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने बोला जरूर करते रहो, जो भी मदद करता है वो करो, क्योंकि साइंस के पास इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। तो वो मिलते गए और फिर धीरे धीरे उन्होंने वो अनुभव दूसरे शराबियों के साथ शेयर करना शुरू किया और उनको भी फायदा होने लगा। इस तरह से ये एक अमेरिका के छोटे से सिटी में, छोटे से ऑफिस में शुरुआत हुई संस्था आज 183 देशों में है दोस्तों। और ये 183 देशों में कौन चला रहा है? जो एक दिन अपने नशे से मौत के तरफ हर दिन के हिसाब से जा रहे थे, वही लोग इकट्ठा आके एक दूसरे के साथ इस कदर बात करने लगे, जैसी बात दो लोगों ने जो फाउंडर थे उन्होंने डॉक्टर के केबिन में करी। इसके लिए चाहिए क्या? कुछ नहीं है, जगह चाहिए, 2-4 कुर्सी चाहिए, बस चाय की एक प्याली चाहिए, चर्चा शुरू हो जाती है। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है इतना आसान। लेकिन क्या हुआ कि ये सॉल्यूशन हो सकता है, इसके ऊपर विश्वास रखने के लिए कई लोग राजी नहीं थे कि ऐसे कैसे कोई भी बीमारी क्या बातें करने से कम होती है क्या? तो डॉक्टर क्या हजाम है क्या? इस कदर से सवाल उठाए जा रहे। अभी तभी की बात थी कि भाई दिमाग में क्या होता है मालूम नहीं था। बाद में दिमाग के बारे में जानकारी ज्यादा होने लगी, और जैसे दिमाग के बारे में जानकारी होने लगी, तभी ऐसे समझ में आया कि शराबियों क्या, जो नशेबाज होने वाले हैं, उनके शरीर में जब नशा आता है तो वो अलग तरीके से केमिकल जो है वो रिएक्ट करता है। यानी नॉर्मल इंसान और जो आगे चल के नशेबाज होने वाला है, वो इंसान, उनके दिमाग में एक्शन जो है वो अलग हो जाती है। इसका मतलब ये जेनेटिक बीमारी है। इसका मतलब मैं पैदा हुआ तभी से शराबी था, और मैंने नशा नहीं करता तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं शराबी हूं कि नहीं। जैसे कि समझो अलास्का से आपका दोस्त आया बिजनेस के लिए, तो उसको तो पता नहीं चलेगा ना कि ग्राउंडनट की उसको एलर्जी है करके, क्योंकि अलास्का में कोई ग्राउंडनट खाता ही नहीं है यार। तो इधर आने के बाद आपके साथ खाना खाने बैठा तो ग्राउंडनट खाने के बाद उसको एलर्जी शुरू हो गई। उसको क्या पता, आपको कैसे पता? उसी हिसाब से एक नशेबाज जो होता है, उसके शरीर में जेनेटिक वल्नरेबिलिटीज होती है,
और जब वो नशा आता है और बार बार आते रहता है, वो जेनेटिक वल्नरेबिलिटी धीरे धीरे बिल्डिंग का क्रैक जैसा बढ़ता जाता है ना, वैसे जेनेटिक वल्नरेबिलिटी बढ़ती जाती है और फिर एक टाइम में स्विच ऑन हो जाता है, स्ट्रक्चर इम्बैलेंस हो जाता है। और जैसे इम्बैलेंस हो गया, तब से ये पीने का तरीका जो है वो दूसरों को समझ में नहीं आता, उसको खुद को भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो तो अभी फ्री फ्लो में है, वो अपने सोच विचार के ऊपर काबू खो बैठा है, अपाहिज है, गाड़ी के ऊपर का कंट्रोल चला है। और ये इंसान जब दूसरे शराबी के साथ बात करता है तब कुछ ना कुछ तो बदलाव आना शुरू कर देगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था जो है किसी रिलीजन से ताल्लुक नहीं लगती, किसी दूसरे विचार के ऊपर उनकी कोई टिप्पणी नहीं होती। 183 देशों में है, विविध भाषा में उनका प्रोग्राम होता है। उनका जो लिटरेचर है वो करीबन 55 भाषाओं में है, उसमें से मुझे गर्व है 17 भाषा भारतीय है। ये 17 भाषाओं में जो आम लोग भाषा बोलते हैं उस भाषा में, हमारी डॉक्टरी भाषा में नहीं है, जो हम लोग भाषा बोलते हैं, लोगों के साथ जो भाषा बोलते हैं, उस भाषा में लिखी हुई 17 भाषाओं में ये लिटरेचर है। और ये लिटरेचर ये एक दूसरे को वो बांटते हैं और प्रोग्राम चलाते हैं। इनका प्रोग्राम है 12 पहियों का प्रोग्राम, ये 12 स्टेप्स का प्रोग्राम। और ये 12 स्टेप्स में आखिरी जो स्टेप है उसमें वो दूसरों को अपनी स्टोरी बोलते हैं, जिसके वजह से उनको खुद को मदद होती है और वो मदद करते करते दूसरों को भी मदद होती है। इसमें ना कोई फीस है, ना कोई ड्यूज है, एकदम एनोनिमिटी, किसी का भी रजिस्ट्रेशन भी रखना जरूरी नहीं। अभी ये प्रोग्राम जो है वो अपने देश में इतने सालों से चल रहा है और हम लोगों की कोशिश है कि ये ना इसको कुछ खर्चा आता है, इतना आसान प्रोग्राम है, सिर्फ उसको समाज में अपनाने के लिए समाज ने कुछ जगह दे। और मुझे खुशी है कि आज हम लोग सूरत में हैं, आप एनजीओ के लोग हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये संस्था जो है वो आपके साथ शराबियों की मदद करने के लिए जुड़ जा सकती है। ये संस्था कैसे काम करती है? किसी के साथ एफिलिएशन नहीं करती, कोऑपरेशन करती। इनका अलग तरीका होता है काम करने का। ये आपके पास से पैसे भी नहीं लेते। आमिर खान का शो जिसमें हम थे, तो उसमें जो भी मैसेजेस आए थे ना कि हमें मदद चाहिए, तो उसका चंदा निकलता था वोडाफोन कंपनी को, तो उसमें 55 लाख रुपए तैयार, और वो 55 लाख रुपए का क्या करना है, तो बोले कि संस्था को दे देते। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने उनको बोला थैंक यू, नो थैंक यू। उसकी वजह ये थी कि ये 55 लाख रुपए क्या, एक फुटी कौड़ी। आज अगर मैं इधर एक काम के लिए आता हूं ना, मैं कुछ पैसा चार्ज करता हूं, लेकिन मैं कुछ पैसा खर्च भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं यहां आया हूं एक का दोस्त बन के, एक का गेस्ट बन के, तो फेलोशिप जो है वो 5-5 रुपया, 1-1 रुपया, 10-10 रुपया, जो भी खुद की औकात रहेगी, वो हर एक मेंबर कितने डाल रहा है ये मायने नहीं रखता। और वो ये प्रोग्राम के बारे में खर्चा जो भी आएगा उसका पैसा निकालता है। एक प्रोग्राम के लिए पैसा, ज्यादा पैसा निकाल के कुछ फायदा नहीं है, ज्यादा पैसा होएगा तो गड़बड़ हो जाती है। और इसके वजह से जो एक्टिविटीज है उसके लिए, और एक्टिविटीज सिर्फ शराबी को मदद करना, दूसरी कोई एक्टिविटी हम करते नहीं है। एक है पर्पस, सिंगलनेस ऑफ पर्पस, कि शराबी अगर किसी कोने में मदद की याचना करता है तो उसको मदद करने के लिए हम उस शराबी तक कैसे पहुंच सकते हैं। आप लोग हमारे सामने जो बैठे हैं वो एक दरिया है शराबी तक पहुंचने का, और इसके लिए आप अल्कोहलिक्स एनोनिमस की किस तरह से मदद कर सकते हैं। हमारे पास लिटरेचर है, हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। आप जिस इलाके में काम करते हैं, आप स्कूल से निगडित होंगे, कॉलेज के निगडित होंगे, आपके कोई संगठन होगी,
तो हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लोगों को बोलिए, ये आके आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी गठबंधन में आके आपको ये बीमारी के बारे में जानकारी देंगे। क्या पता जो संगठन में आप काम करते हैं उसमें से किसी इंसान को जरूरत होगी। हमेशा लगता है कि वो शराब पीता है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, तो वो अपनी मदद खुद ढूंढ लूंगा। लेकिन होता ऐसे है दोस्तों कि ये नशे की बीमारी में धीरे धीरे वो इंसान अपनों से इस तरह से कट जाता है कि अपनों उसको कोई भी बोलेंगे ना, अपने उसको कुछ भी बोलेंगे तो वो मानता नहीं। और फिर जब समाज में इस तरह की संस्था है ये समझ में आता है तो अपने आप जैसे बच्चा माँ की तरफ जाता है ना, वैसे संस्था की तरफ ये इंसान चला जाता है। एक शराबी जब ठीक हो जाता है तो उसके अगल बगल में 12 लोग होते हैं जिनको खुशी मिलती है। मुझे लगता है ये भगवान का काम है और ये करने के लिए मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसे संस्था ने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं उन संस्था का शुक्रगुजार हूं। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, मैं सूरत में आया हूं, हमारे कई प्रोग्राम्स है, आपको बोला गया होगा कल सुबह पब्लिक अवेयरनेस मीटिंग है। आप जितने लोगों को बोल सके ये कल के प्रोग्राम के लिए आना तो जरूर आ जाइएगा। और फिर से मैं आप एक बार आपका थोड़ा क्वेश्चन आंसर, लोगों में कुछ अगर क्वेश्चन है। पहला एक क्वेश्चन था कि ये संस्था सिर्फ दारू के व्यसनी इसके लिए है और ड्रग्स वगैरह कुछ है उसके लिए भी है? देखो, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये संस्था का नाम है, लेकिन अपने यहाँ नशे का प्रॉब्लम भी काफी है। मुझे पता नहीं सूरत में नारकोटिक एनोनिमस करके संस्था है कि नहीं है। नहीं। तो ये दोनों सिस्टर संस्थाएं कह सकते हैं और इसमें काफी भाईचारा है। तो यहाँ कई जगह पे ऐसे हो जाता है कि जहां अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं है वहां जो ड्रग एडिक्ट है वो आ सकते हैं, लेकिन वहां शेयर करने में हर एक ग्रुप की अलग अलग पॉलिसीज होती है। कुछ ग्रुप में शेयर करने को मना करते हैं, कुछ ग्रुप में शेयर करने को परमिशन देते हैं। हर एक ग्रुप डिसाइड करता है कि वो किस तरह से दूसरे नशेबाज को मदद करे। लेकिन वो अगर आता रहता है तो ये 12 पहियों के प्रोग्राम का एक टूल जो है मीटिंग, वो मीटिंग करके और उनकी जो बिग बुक होती है वो बिग बुक पढ़ के अगर ठीक होने लगा तो उसके साथ दूसरा ड्रग एडिक्ट जब आता है तब उनकी अलग से नारकोटिक एनोनिमस की मीटिंग शुरू हो जा सकती है। तो यहाँ आपके सवाल का जवाब ये रहेगा कि आइडियली ये नारकोटिक एनोनिमस और अल्कोहलिक्स एनोनिमस, निकोटिन एनोनिमस, सेक्सुअलिटी एनोनिमस, गैम्बलर्स एनोनिमस, ऐसे अलग अलग 12 पहियों के, ओबेसिटी एनोनिमस, ऐसे अलग अलग 12 पहियों के प्रोग्राम हैं। लेकिन अपने पास अपने देश में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ग्रोथ जिस कदर हुई है उतनी उतनी नारकोटिक एनोनिमस की ग्रोथ नहीं हुई है। लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी है, हम कोशिश करते रहते हैं कि उनको भी साथ में ले ले, और जब भी 2 इंसान नारकोटिक्स के आ जाएंगे तो उनकी अलग से मीटिंग हो सकती है। प्रोग्राम वही है, 12 पहियों का प्रोग्राम जो है वही है। उसमें फीलिंग्स जरा ज्यादा आ जाती है और यंग एज में आ जाती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में थॉट और फीलिंग दोनों आती है, थोड़ी ओल्डर पॉपुलेशन, लेकिन अभी यंगर पॉपुलेशन भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ गया। अभी दूसरा क्वेश्चन है, सूरत में ऐसी संस्था है? सूरत में है अल्कोहलिक? यस उनके ही न्योते पे मैं यहाँ आया। हमको वही पता नहीं है, एनजीओ है, हर एक का परिचय रिलेटिव्स को इसमें शायद अल्कोहलिक होगा, तो उसको कैसे समझाए कि यहाँ जाओगे? अच्छा, तो आपको इसका जो एक कांटेक्ट नंबर रहेगा, हेल्पलाइन नंबर रहेगा, वो हेल्पलाइन के ऊपर सिर्फ फोन करना है और फिर बाकी का जो है वो कर देंगे। मैंने जैसे बोला कि एक अल्कोहलिक दूसरे अल्कोहलिक को जाकर मिलता है और उनकी खुद की स्टोरी बोलता है, उसको 12 स्टेप कॉल बोलते हैं। तो वो 12 स्टेप कॉल करते हैं, बोलते नहीं है हमें किसी ने बोला, किसने बोला, हाँ ऐसे बोलते नहीं कि भाई फलाने ने हमको बोला आपके साथ आपकी बीमारी है, ऐसा नहीं बोलते।
वो जाके सिर्फ बोलते हैं दोस्त मेरे साथ मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ था। तो फिर हम ये नंबर सभी को दे देंगे। काफी लोगों को जरूरत है वो नंबर की। सही बात है, सही बात है। अभी मैंने देखा है कि काफी फंक्शनल अल्कोहलिक्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गटर में पड़ने वाला ही अल्कोहलिक है। तो काफी लोग जो है वो कामकाज करते रहते हैं और शराब भी पीते हैं। उनमें शुरुआत जैसे कैंसर ना एकदम लास्ट स्टेज का नहीं होता है ना, पहले स्टेज का होता है, धीरे धीरे ग्रो होता है और पहले स्टेज में पकड़ में आया तो रिकवरी रेट ज्यादा होती है। लेकिन समझ में नहीं आता कि गुजरात में तो ये प्रतिबंध है दारू का, महाराष्ट्र में नहीं है। तो वहाँ ओकेजनली रात को पीते हैं तो जिनको पता ही नहीं चलता कि अल्कोहलिक है, तो वो कैसे कंट्रोल कर सकता है? कोई बिजनेसमैन पीता है, कोई ऑफिसर पीता है, क्रिकेटर पीता है, हीरो हीरोइंस पीते हैं, तो वो अल्कोहलिक नहीं हो जाते, हमारे गुजरात वाले क्यों हो जाते? यहाँ तो शराबबंदी है। ऐसा नहीं है। देखो जितने लोग शराब पीते हैं ना, एक पॉपुलेशन में जितने लोग शराब पीते हैं उसमें से 3 से 8% लोगों में ही ये बीमारी होती है। और दूसरी बात यह है कि प्रोहिबिशन जिस स्टेट में होता है वहाँ ऐसे नहीं है कि शराब नहीं मिलती। अभी शराब नहीं मिलती तो शायद ये संस्था सूरत में होने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब क्योंकि शराब बनाना बहुत आसान है। 2-4 फ्रूट्स ले लो, उसको पानी में डालो, सूरज है, हवा है, काम हो जाता है। अभी जो लीगल अल्कोहल है उसमें क्वालिटी कंट्रोल की वजह से कि शराब में 5% अल्कोहल रहेगा या 8% रहेगा या 12% रहेगा, ये चेक करने वाली एजेंसीज होती है। लेकिन जो घर में बनती है उसमें कोई चेकिंग फैसिलिटी नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि जो झुग्गी झोपड़ी में पैसा कमाने के लिए करते हैं उनके पास अलग होता है कि जितनी ज्यादा रहेगी अल्कोहल की मात्रा उतनी अच्छी, क्योंकि सस्ते में मुझे किक चाहिए। ये गरीब की जरूरत होती है। और तब क्या हो जाता है, उसमें नवसागर डालो, ये डालो, वो डालो, खराबी डालो, और इसके वजह से फिर लोगों की मौतें हो जाती है। जहां प्रोहिबिशन होता है वहां ये चीजें ज्यादा होने की वजह से मौत हो जाती है और फिर अखबार में आ जाता है और फिर लोगों को लगता है कि गुजरात में ज्यादा प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र में कम। क्योंकि महाराष्ट्र में लोगों को दारू मिलती है, उसमें खराबी पोल्यूशन नहीं रहता, एडल्टरेंट नहीं होते, क्योंकि वो लीगल है। तो उसमें डर से कोई करता नहीं है। जो कम परसेंटेज वाली दारू है वो भी आसानी से मिल जाती है। प्रोहिबिशन के स्टेट में छुपके जब होता है तभी ज्यादा तकलीफ हो जाती है। लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूं उसका अल्कोहलिक्स एनोनिमस से कोई संबंध नहीं है। जो मुझे ये एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट है एडिक्शन डिसऑर्डर्स के बारे में। दिमाग में एडिक्शन डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं, समाज में कैसे फैलती है, इसके बारे में इंटरेस्ट है। इसके लिए मैं उसके बारे में पढ़ाई करते रहता हूँ और इसके वजह से ये बोल रहा हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक ही मकसद है, अगर आपको लगता है शराब का प्रॉब्लम आपको है और आप वो सॉल्व नहीं कर सकते। अभी मेरे पास हाल ही में एक मरीज आया था, वो मुझे बोल रहा था कि मैं 3 महीने में एक बार पीता, लेकिन जब पीता हूं तभी 5-6 अंदर जाते हैं और उसके बाद मैं क्या करता हूं उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं होता। बार बार ये होने के बावजूद भी वो खुद को रोक नहीं पाता। कई बार शराबियत की बीमारी की शुरुआत जो है वो इस तरह से होती है। लोगों को लगता है वो यार पागल है, शराब पी लेता है, बाद में ठीक हो जाता है। लेकिन शराबियत की बीमारी की शुरुआत जो है वो इस तरह से होती है। अगर आप एक सिटिंग में, अगर आप मर्द है तो 5 से ज्यादा पैक्स 30 ml के पैक्स, अपने देश में 30 ml का पैक होता है, किसी को पता ही नहीं, 60 ml ही बोलते हैं सब। 30 ml का 5 पैक से ज्यादा अगर आप शराब पीते हैं, आपने अगर गए साल में पी है
तो आपको 79% चांस है आगे चल के कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आपके लाइफ में होगी शराब की वजह से। और इसी वजह से फिर आपको आगे खाई है, आपको चौकन्ना होना चाहिए। अगर आप इस कदर पीते रहेंगे तो आगे चल के आपको हो सकता है कि इस संस्था की मदद लगे। आज के दिन आप शराबी है नहीं, आप नहीं है। जैसे शक्कर में भी अगर आपका वजन बॉडी मास इंडेक्स वो ज्यादा है तो आगे चल के आपको डायबिटोलॉजिस्ट का पता ढूंढना पड़ेगा। उसी हिसाब से ये भी वैसा ही है और उसको भी उसी डायरेक्शन पे देखना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि डायबिटीज के बारे में आपको मैं बताऊंगा तो आपको बुरा नहीं लगता है, आप हंसी मजाक में नहीं लेंगे। लेकिन जब मैं नशीली चीजों के बारे में बोलूंगा तब आपको लगता है कि ये क्या सिखा रहा है, ये गड़बड़ है। क्योंकि हम लोग मानते नहीं है कि ये बीमारी है। हम लोग मानते हैं कि ये आदत है, गंदी आदत है, बुरी आदत है। जो इंसान शराब ठीक से पी नहीं सकता है ना तो वो सारा can't stand his drinks, कमजोर इंसान है, कमजोर, ऐसे हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों ये बीमारी है दिमाग के, जैसे हृदय की बीमारी हो सकती है, हड्डी की बीमारी पेट की हो सकती है, तो जैसे दिमाग की भी हो, दिमाग भी अपने शरीर का एक अवयव है और उसकी भी बीमारी हो सकती है। तो ये लोगों तक समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, डॉक्टरों के माध्यम से हम लोग ये बताना चाहते हैं। तो इसी वजह से आज रात को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के साथ हमारी बातचीत होने वाली है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे हमने की, ऑनलाइन में ज्वाइन किया था आते वक्त मुंबई से, और अभी आपके साथ मुलाकात हो गई है। तो ऐसे प्रोग्राम जो है हम पूरे देश में करते आ रहे हैं ताकि लोगों को समझे कि ये बीमारी क्या है। और आज के दिन मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि 12 पहियों का अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम जो है वो एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन है जो एक्सेसिबल है, हर एक गरीब को एक्सेसिबल है। सिर्फ अमीरों के लिए इस बीमारी की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा कि गरीबों को मिले। अमीर अपना काम देख लेंगे यार, उनको कहीं से फायदा मिल जाएगा, लेकिन गरीबों को क्या? आज भारत देश में करीबन मेट्रो में और लेवल बीच को जो सिटीज है उसमें शराब पीने की मात्रा जो है वो 50 से 50 to 65% ऑफ पीपल कंज्यूम अल्कोहल। अभी 140 करोड़ अगर हम लोग देखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि करीबन 70 करोड़ लोग जो है वो शराब पीते हैं। क्या वो सब शराबी है? नहीं। इसका मतलब ये हो जाएगा सब शक्कर खाने वाले डायबिटिक है? नहीं। तो उसमें से 3 से 8% लोगों को शराबियत की बीमारी है। तो आप 5% पकड़ो, 70 करोड़ के 5% पकड़ो। गुजराती लोग कैलकुलेशन में बहुत तगड़े होते हैं। तो इतने सारे लोगों को, यानी हो गया 3.5 करोड़ लोगों को ये बीमारी है। और हम लोग अभी बोल रहे थे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की भारतवर्ष में मेंबरशिप कितनी है? 1 लाख, सिर्फ 1 लाख। तो बाकी के 3 करोड़ 3.49 करोड़ है कहां? वो शराब पी रहे हैं दोस्तों, मर रहे हो। उनके लिए कुछ ना कुछ करना अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते खुद के लिए। जैसे अभी आपने बताया कि अल्कोहल के अंदर सोशल ड्रिंकर होते हैं काफी मात्रा में, जो ड्रग लेते हैं उसमें कोई सोशल रहता है कि नहीं रहता है? कोकीन लेते हैं, कोई दूसरा पदार्थ लेते हैं, हेरोइन लेते हैं, सोशली वो सेवन कर सकते हैं कि वो एडिक्टिव बनते हैं? जैसे अल्कोहल में सोशल ड्रिंकर जिंदगी बदल रहे हैं।